नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक खबर जो बेचैनी का बायस बनी हुई है और जिस खबर के चर्चे हैं वो खबर है इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुतालिक। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल तकरीबन 11 माह से अपनी दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए है और वो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और उनके नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल फ़लस्तीनी जंग का सवाल है, आपने देखा कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद से इसराइल ने तकरीबन 41,182 फ़लस्तीनियों को शहीद किया और 95,280 फ़लस्तीनी इसराइल के यानी फ़ज़ाई हमलों में, ज़मीनी हमलों में ज़ख्मी हुए। इनमें यह भी बताया जाता है कि 50% से ज़ायद फ़लस्तीनी मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन के मुस्तकबिल का कौन जिम्मेदार होगा और इन्हें जो माजूर किया गया है उनकी पाबजाई कौन करेगा। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल इस वक्त सारी दुनिया में दहशतगर्दी का बायस बना हुआ है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बावजूद यानी इसराइल की दहशतगर्दी, इसराइल की दरिंदगी और इसराइल की मज़ालिम के बावजूद सारी दुनिया उसे रोकने में नाकाम है। ख़ास तौर पर सुपर पावर का दावा होने का दावा करने वाले अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक इसराइल की ताईद और हिमायत कर रहे हैं, जबकि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। ऐसे में आपको बता दूं कि आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक बयान मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को चाहिए कि अपने हलीफ इसराइल पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वो जंग बंदी कर दे और जंग का खात्मा करे, क्योंकि इंसानियत पामाल हो रही है और इंसानियत खूनखार दुश्मन के मुकाबिल तबाही और बर्बादी का शिकार हो रही है। बहरहाल आपको ये बता दूं कि इसराइल से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि गजा सिटी में एक मकान पर इसराइल ने हमले किए, जिसके नतीजे में उस मकान में मुकीम 11 मकीन अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, यानी 11 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। आपको ये भी बता दें कि कल ही उसके हमलों में यानी इसराइल के हमलों में 19 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया था। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत पोलियो टीका अंदाज़ी मुहिम का पहला मरहला भी ख़त्म हो गया है। आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये पहले मरहला जो 12 दिन तक जारी रहा, उस मरहले में तकरीबन 5,60,000 फ़लस्तीनी बच्चों को टीके दिए गए। और ये भी बताना ज़रूरी है कि इस मरहले को रोकने की भी इसराइली फोर्सेस ने कोशिश की थी, लेकिन आलमी बिरादरी ने जिस अंदाज में इसराइल की मजम्मत की, उसके बाद इसराइल अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हुआ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान मंजर आम पर आया है और अल जज़ीरा ने उनके हवाले से बताया है कि उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो जंग ख़त्म करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 11 माह से अमेरिका इसराइल पर दबाव डालने के बजाय इसराइल को बेतहाशा असला व गोला बारूद फराहम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और ये दूसरी तरफ वो जंग बंदी की भी बातें कर रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो अमन जो मसालहत है, अगर उसके सालिसी एक पर गौर किया जाए तो अमेरिका को किसी भी तरह सालिस के तौर पर कबूल नहीं किया जाना चाहिए। ये आलमी जो ऐसे ग्रुप जो अमन चाहते हैं उनका मुतालबा है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक एंटोनियो गुटेरेस के बयान का सवाल है, उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया है, अगरचे वो अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि वो इसराइल पर दबाव डाले, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, ये एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि नोबेल लॉरेट मलाला यूसुफ़ज़ई का भी एक बयान मंजर यहाँ पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गजा में अब जंग बंदी होनी चाहिए और इसराइल का एहतसाब किया जाना चाहिए। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर भी था जब हाजी मस्तान का नाम लिया जाता था, दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता था, छोटा आप देखेंगे शकील का नाम लिया जाता था, यहाँ तक कि करीम लाला की भी बातें की जाती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि, या फिर आप देखेंगे छोटा राजन की बात की जाती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जो अंडरवर्ल्ड थे अब उन पर ऐसा लगता है कि बिश्नोई का साया पड़ गया है और बिश्नोई शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गया है। बिश्नोई फिल वक्त तिहाड़ जेल में है, लेकिन आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल से भी वो अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देता है। इस तरह ये बात पुलिस वाले भी कहते हैं और आम लोग भी कहते हैं। बहरहाल आप देखेंगे लारेंस बिश्नोई का नाम आते ही आपको अंदाज़ा होगा कि यानी बॉलीवुड अदाकार, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से तावान वसूल करने की कोशिश की गई थी और उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई थी, यहाँ तक कि सलमान खान के घर पर भी हमला किया था।
کیا گیا تھا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ لارنس بشنوئی گروپ کی کارستانی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان بھر میں ایک ہی گروپ بہت زیادہ کارکرد ہے، بہت زیادہ سرگرم ہے، اور اس گروپ کا سربراہ یعنی لارنس بشنوئی تہاڑ جیل میں رہنے کے باوجود بھی اس کی سرگرمیاں جاری ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ لارنس بشنوئی گروپ کے بارے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ اسی کے گروپ نے جمعرات کی رات دہلی میں جو قتل ہوا ہے ایک افغان نژاد شخص کا، اس قتل کا ذمہ دار بھی لارنس گروپ ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک لارنس بشنوئی گینگ کا سوال ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں اپنی سرگرمیاں تیز کر چکا ہے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کل ہی دہلی میں افغان نژاد جم اونر آپ کو بتا دوں جن کا نام بتایا گیا ہے کہ نادر شاہ، ان کا قتل کیا گیا تھا، ان کے گولیاں ماری گئی تھی، ان کے جسم میں 6 تا 8 گولیاں اتاری گئی تھی، جبکہ وہ جس شخص کے ساتھ باہر ٹھہرے تھے کار پارکنگ کے پاس وہ تو بچ گیا، لیکن نادر شاہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ ابھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ نادر شاہ کے قتل میں لارنس بشنوئی گروپ کا ہاتھ ہے، اور لارنس بشنوئی کے ایک بااعتماد رفیق نے نادر شاہ کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل گریٹر کیلاش میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے میں نادر شاہ کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ نادر شاہ نے اپنے ایک بزنس پارٹنر چھابرا کا نام، اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس سے لارنس بشنوئی کے گروپ نے تاوان وصول کرنے کی کوشش کی اور کہا تھا کہ 5 کروڑ روپے گروپ کو دیے جائیں، اور جب پتہ چلا نادر شاہ کو کہ 5 کروڑ روپے لارنس بشنوئی گروپ مانگ رہا ہے، تب نادر شاہ نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ اسے کسی بھی طرح 5 کروڑ روپے نہ دی جائے، بلکہ اعلیٰ سطح پر اس کے زبردست تعلقات ہیں۔ دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ نادر شاہ کے جنوبی دہلی کے دو گینگسٹر جو ہیں ان کے یعنی روی کنگوال اور روہت چودھری کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ اسے بچا سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود لارنس بشنوئی گروپ حرکت میں آتا ہے، اور چونکہ نادر شاہ اس رقم کی وصولی میں ریکارڈ بن رہے تھے، اس لیے انہیں قتل کر دیا گیا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چھابرا کا نام سوال ہے، چھابرا اور نادر شاہ بزنس پارٹنر ہے اور ان کے کاروبار دبئی میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور دونوں کے خلاف کئی فوجداری مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا دارالحکومت دہلی فی الوقت گینگسٹر کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہاں کئی ایسے گینگسٹرز ہیں جو تہاڑ جیل میں رہتے ہوئے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہے، خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے؟ صرف یہ ایجنسیاں مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آتی ہیں، مسلمانوں کی گرفتاریوں کو یقینی بناتی ہے، یا پھر جو گینگسٹرز ہیں ان کے تعلق سے کیوں حرکت میں نہیں آتی؟ یہ سوال اب سارے ہندوستان میں کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، خاص طور پر دہلی کا، تو یہ امت شاہ کے تحت آتا ہے، کیونکہ امت شاہ وزیر داخلہ ہے اور امت شاہ کو بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اب عام لوگ یہ کہنے لگے ہیں۔ بہرحال لارنس بشنوئی گروپ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حالیہ عرصے کے دوران نہ صرف سلمان خان بلکہ کئی شخصیتوں کو اس گروپ کی جانب سے دھمکیاں ملی تھی، تاوان کی رقم حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو گینگسٹر ہے ان سے ہی یہ 5 کروڑ روپے اگر طلب کرتا ہے تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں، جو پولیس ہے، جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، وہ حرکت میں آئیں اور ہندوستان میں بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری ہے، ایسے میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو بیرون ممالک جا کر اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں، مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیرون ملک جا کر پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو کرائے کی جو فوج ہوتی ہے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، اس میں بھرتی کر لیا جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حیدرآباد کے ایک نوجوان آفریدی بھی یوکرین گئے تھے، یعنی روس گئے تھے، اور روس لے جا کر انہیں کرائے کی فوج میں بھرتی کر دیا گیا تھا، اور یہاں سے ایجنٹس نے جو بامبے میں مقیم ہیں انہوں نے یہ کہہ کر انہیں روس روانہ کیا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ یا پھر سیکیورٹی آفیسر کے طور پر خدمات انجام دینی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح آفریدی کا قتل ہوا، یعنی آفریدی شہید ہوئے، اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 60 ایسے نوجوان ہیں ہندوستان کے جو فی الوقت روس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انہیں روسی فوج یوکرین کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر انہیں AK-47 اور AK-2 چلانا سکھایا جا رہا ہے، انہیں گرینیڈز
चलाना सिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें खंदकें खोदने के लिए भी उनकी खिदमत ली जा रही हैं। वैसे नाज़रीन, अब एक बहुत अच्छी खबर यह है कि नारायणपेट के रहने वाले मोहम्मद सुफियान अपने घर वापस हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुफियान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी नज़रों के सामने उनके एक दोस्त हामली का कत्ल हो गया था। यानी वो एक फ़ज़ाई हमले की जद में आकर अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे। वैसे नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक मोहम्मद सुफियान का ताल्लुक़ है, वो कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों के साथ रूस गए थे और वहाँ पर उन्हें प्राइवेट रूसी फौज में शामिल करके यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में भेज दिया गया। और 8 माह तक कहा जाता है कि रूसी फौज ने उन्हें यरगमाली बना कर रखा था। और उसके बाद जब इनके अफराद ख़ानदान ने मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा से रब्त पैदा किया और बताया कि उनके बेटे को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, रूस में आप देखेंगे कि उन्हें रखा गया है, यरगमाल बनाकर रखा गया है, तब कहीं जाकर रूसी हुकूमत हरकत में आई और सुफियान और दीगर नौजवानों को हिंदुस्तान वापस भेजने के लिए इक़दाम किए गए। बहरहाल मोहम्मद सुफियान हैदराबाद पहुंच चुके और हैदराबाद से वो अपने आबाई मुकाम नारायणपेट रवाना हो गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखिए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए, क्योंकि रोज़गार हिंदुस्तान में भी है, लेकिन अगर आप तिजारत करते हैं तो उसमें बहुत बरकत है। तिजारत के लिए अपना मुल्क होता है। अगर ऐसे एजेंट्स जो दलाली का काम करते हुए नौजवान को गुमराह करते हैं, पुरकशिश तनख्वाहों की बात करते हैं या फिर ओहदों की बात करते हैं, तो यकीन मानिए कि पहले दरियाफ्त कीजिए, वहाँ की तहकीकात कीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद में आप अच्छी तरह जानते हैं कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर BRS और कांग्रेस कायदीन में जो लफ्ज़ी झड़प है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, यहाँ तक कि ये एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे ही इंतखाबी नताइज का ऐलान हुआ, यानी असम्बली इंतखाबात का नताइज का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने 64 नशस्तें हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल कर लिया और उसके बाद आप देखेंगे कि 38 नशस्तों पर BRS को कामयाबी मिली। लेकिन आपने देखा कि किस तरह 10 BRS अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें मिस्टर ए गांधी भी शामिल थे, जिन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। लेकिन जब कौशिक रेड्डी जो हुजूराबाद के BRS MLA हैं, उन्होंने उन पर शदीद तनकीद की, उन्हें चूड़ियाँ पेश की, उन्हें साड़ियाँ पेश की, तब उन्होंने कहा कि मैं BRS का रुकन असम्बली हूँ। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं BRS का रुकन असम्बली हूँ, तब कौशिक रेड्डी ने कहा कि हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें BRS का खंडवा पहनाएंगे और फिर तुम्हारे घर के सामने BRS का परचम लहराएंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये वाक़या इस कदर शिद्दत इख्तियार किया गया कि कई लोग ज़ख्मी भी हुए, यहाँ तक कि कौशिक रेड्डी के घर पर हमला किया गया, उनके फर्नीचर को, उनके सामान को नुकसान पहुँचाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि इस केस के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस ने श्रीरंगमपल्ली MLA यानी अरे कोप्पोडी गांधी यानी ए गांधी के खिलाफ, ए गांधी और दीगर 2 अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें कारपोरेटर वेंकटेश गौड़ और श्रीकांत भी शामिल हैं। साइबराबाद पुलिस ने इक़दाम कत्ल का यह मुकदमा दर्ज किया है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक BRS MLA कौशिक रेड्डी का सवाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है और जो श्रीरंगमपल्ली MLA के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर कौशिक रेड्डी को कत्ल करने की कोशिश की थी। इस तरह की बातें बताई गई हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताया जाता है कि जहाँ तक BRS के 10 मुनहरिफ अरकान का सवाल है, वो अपनी मर्ज़ी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और हो सकता है कि मज़ीद 15 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होंगे, जिसके बाद वो कानूनी निराह से बच जाएंगे। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद में हैड्रा ने हलचल मचा दी है। हैड्रा उन मकामात पर कार्रवाई कर रही है, यानी झीलों के किनारे या फिर तालाबों के किनारे या कुंटों के किनारे अगर कोई मकान तामीर करता है या फिर अपना यानी मस्कन बनाता है, तो समझिए कि हैड्रा उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे मुनज़्ज़म करने के लिए आगे बढ़ता है। और हैड्रा क्या यह हैबत इस कदर तारी हो गई है कि लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हैड्रा के बारे में ये इत्तला ये है कि हैड्रा के जो सदर नशीन है रंगनाथ, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हैड्रा को
उसी तरह के इख्तियारात दे दिए जाएंगे, बाइख्तियार बना दिया जाएगा जिस तरह ग्रेहांड्स को बनाया गया था और टास्क फोर्स को बनाया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर हैड्रा के बारे में ये आ रही है कि हैड्रा को जल्दी जहां खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे, और वहीं आपको बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई है जिसमें इमारतों को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक हैड्रा के कानूनी जवाज़ को चैलेंज किया गया है, उस पर सवाल उठाया गया है। अब देखना यह है कि हैड्रा की कार्रवाई पर अदालत रोक लगाती है या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आवाम काफ़ी परेशान है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जहाँ पर FTL है, जहाँ पर बफर जोन है, अगर वहाँ कोई इमारत तामीर करता है तो फिर हैड्रा उसे नहीं बख्शेगा। हैड्रा ने यह भी दावा किया है कि अब तक उसने 120 एकड़ के करीब अराजी, सरकारी जो अराजी है वो बाजियाब कर ली है, वहाँ से कब्जे ख़त्म किए हैं, वहाँ इनेहदामी कार्रवाई अंजाम दी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि डी लक्ष्मी ने हाईकोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल की और हैड्रा के जो जवाज़ है या उसके कानूनी जवाज़ को चैलेंज किया है। जस्टिस लक्ष्मण की क़यादत में हाईकोर्ट बेंच ने एडवोकेट जनरल को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है ताकि हैड्रा के क़याम के कानूनी बुनियादों की वो वजाहत कर सकें। नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं और हैदराबाद में आप अच्छी तरह जानते हैं कि गणेश विसर्जन 17 सितंबर को गणेश विसर्जन का इनेकाद अमल में आएगा, लेकिन इस सिलसिले में पुलिस ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और ये कहा जा रहा है कि 25,000 पुलिस एहलकारों को इंतजाम के लिए तैनात किया जाएगा ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। वैसे नाज़रीन, हम आपको बता दें कि रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूर्न प्रभाकर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर कोई जुलूस के दौरान शरंगेज़ी करता है, इश्तियालंगेज़ नारे लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं कि जुलूस यानी गणेश जुलूस के रास्ते में जितनी मसाजिद है उनको सफ़ेद कपड़े से ढांक दिया गया है ताकि जो अशरार है वो उन्हें किसी किस्म का मौका ना मिल सके। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना यह है कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर CV आनंद ने आज ये ऐलान कर दिया है कि गणेश विसर्जन जुलूस पर नज़र रखने के लिए, उसके इंतजाम के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 25,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि आज उन्होंने खुद जुलूस के मुख्तलिफ रूट्स का आला अहदेदारों के साथ जायज़ा भी लिया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छा-कुंडा के जो कमिश्नरेट है, जो कमिश्नरान है, जो पुलिस आला अहदेदार है, उन्होंने भी मुलाकात की है और इंतजामात को क़तियत दी है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि खैरताबाद का जो गणेश है, जो सबसे बुलंद तरीन गणेश कहा जाता है, वो जिसका कद बहुत ज़्यादा होता है, वो मंगल को 6:30 बजे विसर्जन उसका किया जाएगा। इसी दौरान आपको ये भी बता दूं कि रियासत तेलंगाना में यानी 17 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो एक तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आपको बताना ज़रूरी है कि तेलंगाना प्रजा पालना डे मनाएंगे और बाग आमा यानी पब्लिक गार्डन में ये डे मुनक़िद होगा। और दूसरी तरफ BJP सुकुत हैदराबाद या फिर हैदराबाद के नाम नेहात इंतज़ाम, इंडियन यूनियन में इंतज़ाम को लेकर वो परेड का एहतमाम करेगी। और तीसरी तरफ आपको बता दूं कि जो साउथ जोन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। तो बहरहाल पुलिस के लिए बहुत आजमाइश का दिन है ये, और देखना यह है कि पुलिस किस तरह इन तमाम हालात से और सूरत हाल से निपटती है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।